राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को समर्पित सभी अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, रीट के सामाजिक विज्ञान विषय हेतु इस प्रैक्टिस सेट में बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, संस्कृत व सामाजिक विज्ञान विषय के कुल 150 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। सभी 150 प्रश्न आपके पूर्णतः सिलेबस के अनुसार लिए गए हैं, जो आपको स्वयं को देखने से पता चल जाएगा। प्रश्नों के पूर्णतः शुद्ध व सटीक उत्तर मेरे द्वारा बताए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा ताकि आप उनको हल कर सकें। प्रश्न पत्र को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको हल करना है और यह वीडियो कुछ लंबे समय का अवश्य है, लेकिन मैं आपको विश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यह वीडियो जब 150वें प्रश्न पर समाप्त होगा तब आपको यह लगेगा कि मैंने मेरे समय का सही सदुपयोग किया है। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको अवश्य बताना है ईमानदारी से कि आपके 150 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे वो बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 1 से लेकर 30 तक प्रश्न आएंगे, उनको आपको हल करना है। पहला प्रश्न है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार, ऑप्शन है सूझ का अर्थ समस्या के अचानक हल प्राप्त करने से है, सूझ आकस्मिक ज्ञान है, सूझ बहुधा नवीन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, उपयुक्त सभी। तो गेस्टाल्टवादियों के अनुसार ये जो सभी बातें हैं ए, बी और सी हैं, ये सब की सब सही हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में है, एक परिभाषा दी गई है, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही अधिगम कहते हैं। आपको ये बताना है इन ऑप्शनों में से कि यह किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है। ऑप्शन है E.R. हिलगार्ड, गॉर्डन मर्फी, चार्ल्स स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो ये जो परिभाषा है अधिगम की, ये E.R. हिलगार्ड की परिभाषा है। ए नंबर का विकल्प है वो सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, अभिप्रेरणा का निम्न में से कौन सा मुख्य स्रोत नहीं है। ऑप्शन है आदत, अंतर्नोद या चालक, आवश्यकताएं, उद्दीपन। तो अभिप्रेरणा का जो मुख्य स्रोत नहीं है वो विकल्प 1 में नहीं है। आदत को अभिप्रेरणा के मुख्य स्रोत में नहीं मान सकते, इसलिए ए नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न में है, कौन सी रक्षा युक्ति में व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति, नेता या अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करता है और उनके साथ एक हो जाने की चेष्टा करता है। नीचे रक्षा युक्तियों के नाम दिए हैं, क्षतिपूर्ति, प्रत्यावर्तन, तादात्मीकरण, युक्तिकरण। तो आपको ये ऐसे बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति बड़े किसी नेता या किसी अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करता है और उसके तरह ही बन जाने की वो चेष्टा करता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा तादात्मीकरण। सी नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्षतिपूर्ति में ऐसा होता है कि व्यक्ति है वो एक क्षेत्र में कोई कमजोरी रही है उसको दूसरे क्षेत्र में पूरी करने की प्रयास करता है। प्रत्यावर्तन कि व्यक्ति का अपनी पुरानी आदतों में लौट जाना प्रत्यावर्तन कहलाता है। और युक्तिकरण है, इसमें व्यक्ति किसी न किसी चीज के बारे में अपनी जो तरकीब है वो खोज लेता है, यानी कि अपनी असफलता को छिपाने की कोशिश करता है। फिर आगे 5 नंबर के प्रश्न में, निम्नलिखित बुद्धि सिद्धांतों और उनके प्रवर्तकों में से जो सही है उसका चयन कीजिए। सिर्फ हमारे को इनमें से जो सही है उसका चयन करना है। संक्रिया उत्पादन का सिद्धांत सिरिल ब्रट, धारा प्रवाह सिद्धांत हेब, द्वितत्व का सिद्धांत थ्रस्टन और प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन। तो इसमें से जो सही बुद्धि सिद्धांत है उसके बारे में बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है डी नंबर का विकल्प, प्रतिदर्श का सिद्धांत। ये थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। धारा प्रवाह का सिद्धांत केटन के द्वारा दिया गया था, हेब नहीं है इसमें। द्वितत्व का सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा नहीं बल्कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। द्वितत्व और त्रितत्व का बुद्धि का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का था। तो इसमें प्रतिदर्श का सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। फिर आगे 6 नंबर के सवाल में है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि बालक को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। नीचे धाराएं दे रखी हैं, धारा 14, धारा 17, धारा 20 और धारा 24। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा, वो है धारा 17 में इस बात का उल्लेख है। बी नंबर का विकल्प है वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। 7वें नंबर के सवाल में
शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ सन 1953 में प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने किया था। क्रियात्मक अनुसंधान जो आपके सिलेबस में एक पॉइंट है, उससे यह प्रश्न आया है और इसमें है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारंभ सन 1953 में स्टीफन एम कोरे ने किया था। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित है, वो किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे स्टीफन एम कोरे, उसके बारे में आपको बताना है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा डी नंबर का विकल्प। डी ऑप्शन है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्टीफन एम कोरे हैं वो संबंधित थे। 8 नंबर के सवाल में व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषित किया है। व्यक्तित्व के बारे में एक परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आलपोर्ट, वेलेंटाइन, वारेन और इरिक्सन। तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ऐसा कहते हैं वेलेंटाइन। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करना है। प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही उचित तरीके से और आपके पूर्णतः सिलेबस के अनुसार लिए गए हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा जो आपके सिलेबस के अनुसार नहीं हो। तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक हल करना है। जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसी तरह से प्रश्न आपके लिए गए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो परीक्षा की तैयारी है वो पूर्णतः अच्छी तरह से हो सके। सिगमंड फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में बालक में आत्मनैतिकता आरंभ हो जाती है? तो सिगमंड फ्राइड है, उसके अनुसार आपको ये बताना है कि बालक में आत्मनैतिकता का प्रारंभ है वो कब होता है। 1 से 5 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 2 से 6 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 6 से 11 वर्ष में बालक में आत्मनैतिकता प्रारंभ हो जाती है सिगमंड फ्राइड के अनुसार। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 10वें नंबर के सवाल में सत्र 2015-16 से राज्य के सभी विद्यालयों में कौन सी कक्षाओं के लिए SIQE, जिसकी फुल फॉर्म आगे दे रखी है, ये कार्यक्रम है जो स्कूलों में चलता है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। ये कौन सी कक्षाओं के लिए है ये आपको बताना है। कक्षा 1 से 12 के लिए, कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 9 से 12। तो सत्र 2015-16 से जो SIQE कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए चलाया जाता है। सी नंबर का विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 11 नंबर के प्रश्न में है कि वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है, वो किस प्रकार का मूल्यांकन है? प्रश्न को एक बार फिर से देखें। वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों और क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है, तो वो किस प्रकार का मूल्यांकन है? ऑप्शन है सत्रीय मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा निदानात्मक मूल्यांकन। बी विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 12 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि निर्मितवाद की मुख्य मान्यता यह है कि पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया से ज्ञान की संरचना नहीं होती है। ज्ञान बाहर विद्यमान नहीं है। अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान की संरचना को कोई महत्व नहीं देता है और ज्ञान का प्राणियों के बाहर अस्तित्व है। तो आपको यह बताना है कि निर्मितवाद के अनुसार कौन सी मान्यता इन ऑप्शनों में दी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर का विकल्प होगा कि ज्ञान बाहर विद्यमान नहीं है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ये निर्मितवाद के अनुसार है। बाकी जैसे 1 नंबर का ऑप्शन है उसमें पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया से ही ज्ञान की संरचना नहीं की जगह है, होती है, नहीं बीच में से हट जाएगा, होती है। और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान की संरचना को कोई महत्व नहीं देता है, नहीं, ये महत्व देता है, ये नहीं हटेगा यहाँ से। और ज्ञान का प्राणियों के बाहर अस्तित्व तो है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान बाहर विद्यमान नहीं है। 2 नंबर के विकल्प में ये बात आ चुकी है। तो बी विकल्प प्रश्न 12 का उत्तर होगा। 13 नंबर के प्रश्न में पूछा है कि शिक्षक निर्मित असुरक्षित उपकरणों से छात्र में किसका विकास होता है?
ऑप्शन दिए हैं कौशल, अवबोध, निदान और ज्ञान। तो शिक्षक निर्मित असुरक्षित उपकरणों से छात्र में जिसका विकास होता है वो होता है कौशल का। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी वाले आइकन को भी आप प्रेस कर दें, दबा दें उसको, ताकि आने वाले जितने भी जो वीडियो हों उनके नोटिफिकेशन की सूचना आपको सर्वप्रथम मिल सके। 14 नंबर के सवाल में है कि गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि सिद्धांत इनमें से बताना है कि कौन सा बुद्धि सिद्धांत है उसका प्रतिपादन उसने किया था। संक्रिय उत्पादन सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, उक्त सभी। तो जो गिलफोर्ड ने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो संक्रिय उत्पाद सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत और प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, ये तीनों एक ही सिद्धांत के नाम है, इसीलिए उक्त सभी डी विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को लेकर ऐसे भयभीत न हों, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं वो पूर्णतः शुद्ध व सटीक लिए गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि मैंने कहीं छोड़ी नहीं है, इसलिए आप प्रश्नों के उत्तरों की तरफ से बिल्कुल विश्वस्त रहें। अगला 15 नंबर का प्रश्न है कि वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और पूर्व बाल्यावस्था। तो वैलेंटाइन जो एक मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार सीखने का जो आदर्श काल उन्होंने माना है वो एक अवस्था को माना है और वो अवस्था है शिशुअवस्था। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16 नंबर के सवाल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत मूल्यांकन व्यवस्था को, जो सीसीई कार्यक्रम है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में उसका नाम दिया ही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो शुरुआत है ने मूल्यांकन व्यवस्था को बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, अस्पष्ट बनाया है, केवल शैक्षिक क्षेत्र तक सीमित किया है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को, उत्तर है ए नंबर का विकल्प। ए नंबर का विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को अधिक प्रदर्शित करने वाला बनाया है, वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 17 नंबर में है कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से संबंधित 2005 में जो गाइडलाइन बनी थी, उसके अध्यक्ष का नाम पूछा है यहाँ पर। श्री अर्जुन सिंह, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर वेद प्रकाश और प्रोफेसर यशपाल। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रोफेसर यशपाल। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 18 नंबर के सवाल में परिवारों पर किए गए अध्ययन से किसने यह स्पष्ट किया कि बालकों में अपराध प्रवृत्ति वंशानुगत होती है। ये परिवारों पर अध्ययन करने के बाद में एक मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिया था कि बालकों में अपराध की प्रवृत्ति है वो वंशानुगत होती है। ऑप्शन है सिरिल बर्ट, सीजर लाम्ब्रोसा, कार्न हासर, जुक्स एम कॉलिकाक। तो जो अपराध की प्रवृत्ति जो वंशानुगत होती है वो होती है जुक्स एवं कोलिकाक के द्वारा। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया था कि बालकों में जो अपराध प्रवृत्ति है वो वंशानुगत होती है। डी विकल्प प्रश्न का राइट आंसर। 19 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 7 के बालकों के द्वारा अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त होगा। कि इसमें से आपको यह बताना है कि कक्षा 7 के बालकों के द्वारा अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने हेतु कौन सा जो विकल्प है वो उपयुक्त होगा। इनमें से समाचार पत्र पढ़ना, स्क्रैप बुक तैयार करना, चार्ट्स बनाना और सिक्कों का संग्रह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ये चारों ही ऑप्शन हैं वो सही हैं, क्योंकि समाचार पत्र अगर बच्चा पढ़ता है तो भी उसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति बढ़ती है। स्क्रैप बुक को भी अगर वो तैयार करता है तो स्क्रैच से संबंधित वो जो भी चीज़ें हैं, चित्र बनाता है जो भी है, वो उसमें अभिव्यक्ति सृजनात्मकता से संबंध ही बढ़ती है। चार्ट्स को भी अगर वो बना रहा है तो चार्ट में भी वही बातें हैं, और सिक्कों का अगर संग्रह कर रहा है तो भी उसकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति है वो बढ़ती है। तो इस प्रश्न को, ये प्रश्न है ये डिलीट माना जाएगा, यानी कि आपको ये करना है कि आपको ये प्रश्न आपका सही मानना है। ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर सवाल है,
एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, लिखती है, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? एक शिक्षक अपनी पाठ योजना बनाते समय विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन कर सकेंगे। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है, लिखती है, ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अवबोध, क्योंकि छात्रों को इस बात का अवबोध है और वो लोकतंत्र का अर्थ का है वो वर्णन है वो कर सकेंगे, उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं या लिखते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर आगे 21 में है, अधिगम के कौन से वक्र में एक बच्चे में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है परंतु अंत में मंद हो जाती है? आपको अधिगम जो वक्र हैं उनके अनुसार ये बताना है कि एक बच्चा है और उसमें सीखने की गति शुरू में बहुत तेज होती है लेकिन अंत में मंद हो जाती है, तो वो कौन सा प्रकार का वक्र है? सरल रेखीय वक्र, नदोत्तर वक्र, ऊर्ध्वाधर वक्र और सीढ़ीदार वक्र, जिसको एस वक्र भी कहते हैं, डी विकल्प में। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर है वो सही होगा। तो एक बच्चे के प्रारंभ में अगर सीखने की गति अगर तीव्र है और अंत में मंद हो जाती है तो वो होगा नदोत्तर वक्र। इसमें बी नंबर का विकल्प है वो इसका उत्तर होगा। सरल रेखीय वक्र में जो अधिगम की जो शक्ति है वो बराबर रहती है। ऊर्ध्वाधर वक्र में शुरू में सीखने की गति बहुत कमजोर होती है और अंत में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो ऊर्ध्वाधर वक्र कहलाता है। और जो सीढ़ीदार वक्र होता है जिसको एस वक्र के नाम से भी कहते हैं, इसमें बच्चा शुरू में है वो बहुत कमजोर होता है, अंत में उसके बीच में उसकी सीखने की गति बहुत तेज हो जाती है और अंत में फिर कमजोर हो जाती है। ये है सीढ़ीदार या एस वक्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बी नंबर का विकल्प होगा। फिर 22 नंबर के सवाल में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक युग्म जो सही नहीं है उसके बारे में हमारे को बताना है। रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण, जो हरमन रोसा हैं उनका जो स्याही धब्बा परीक्षण है का प्रतिपादन सन 1921 में किया था। बी विकल्प में है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल 10 चित्र होते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन व टेंडलर ने 1930 में किया और केटल ने व्यक्तित्व के 12 शील गुण बताए थे। जो सही नहीं है उस युग्म को हमारे को ये बताना है। तो इसमें जो सही विकल्प नहीं है वो है बी नंबर का विकल्प। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टीएटी भी संक्षेप में कहते हैं, उसमें 10 चित्र नहीं बल्कि उसमें 30 चित्र होते हैं, इसीलिए बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो मॉर्गन और मुरे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और उसमें कुल 30 चित्र होते हैं। फिर 23 नंबर के सवाल में, एक बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है जबकि वास्तविक आयु 10 वर्ष है और बुद्धि लब्धि के अनुसार ये बालक माना जाएगा कि एक बच्चा है उसकी मेंटल एज है वो 8 वर्ष है और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 वर्ष है। तो आपको बुद्धि लब्धि के सूत्र के अनुसार आपको ये बता देना है कि इसमें से वो बालक है वो किस श्रेणी में आएगा। तो बच्चा है वो आप करके बताएं, आप देखें कि किस बुद्धि लब्धि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन पिछड़ा बालक, उत्तम, औसत, मूर्ख बुद्धि। तो जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो MA बट्टा CA है, मेंटल एज बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। तो इस सूत्र के अनुसार 8 ऊपर आ जाएंगे, नीचे 10 आ जाएंगे और फिर हम उनको काटेंगे तो अंत में जो 10 गुणा 8 बचेगा और उससे यानी कि 80 है वो संख्या हमारे सामने आती है। और बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के अनुसार जो बालक 80 बुद्धि लब्धि के आसपास आते हैं वो बालक माने जाते हैं पिछड़े। तो इस ऑप्शन में, इस प्रश्न में जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पिछड़ा बालक। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24 नंबर के सवाल में, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को बीच में खालिस्तान दिया गया है से भी जाना जाता है, इसका एक अन्य नाम वो है, वो किस नाम से जाना जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, चिन्ह अधिगम सिद्धांत और मौखिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है उसका नाम है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा।
25 में है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? फ्रांसिस गाल्टन, केटल, पेस्टोलॉजी, विलियम वोंट। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है, उसकी स्थापना 1882 में जर्मनी के लीप्जिंग नगर में किसने की थी? विलियम वोंट ने। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 नंबर के सवाल में, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है आवर्ती का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। अर्जित ज्ञान है, उसको स्थायी बनाने के लिए किस शिक्षण सिद्धांत का हम उपयोग करेंगे? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार आपको बताना है इसका उत्तर। तो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आवर्ती का सिद्धांत। ए विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अर्जित ज्ञान है, अगर उसको हम स्थायी बनाना चाहते हैं तो वो आवर्ती, उस शिक्षण का हमारे को बार बार आवर्ती को दर्शाना पड़ेगा ताकि वो हमारे अधिगम में स्थायी हो जाए। तो आवर्ती का जो सिद्धांत है वो अर्जित ज्ञान के स्थायी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर 28 में मनोवैज्ञानिक जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, व्यक्तियों के स्वभाव और संवेग के आधार पर और काम प्रवृत्ति के आधार पर। मनोवैज्ञानिक जुंग है, उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। आपको ये इन ऑप्शनों के आधार पर बताना है कि किस आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन होगा राइट ए, सामाजिकता के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। उन्होंने सामाजिकता के आधार पर ही बताया है कि व्यक्ति हैं वो, उसका वर्गीकरण उन्होंने किया है और उसके आधार पर ही उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि व्यक्ति है वो सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी, इस 3 टाइप के जो प्रकार हैं वो उन्होंने बताए हैं। तो ये सामाजिकता के आधार पर है। और शारीरिक बनावट के आधार पर शेल्डन ने वर्गीकरण किया है और व्यक्तियों के स्वभाव और संवेग के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। फिर आगे है 28 में है माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? वातावरण और वंशानुक्रम आपके पाठ्यक्रम में जो शिक्षण बिंदु हैं और उन्हीं से ये एक परिभाषा है कि वंशानुक्रम की जो परिभाषा है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? आपको इन ऑप्शनों में बताना है थॉमसन, किलपैट्रिक, जेम्स ड्रेवर, सिगमंड फ्राइड। तो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा जेम्स ड्रेवर। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। आगे है 29 में पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया कहलाती है। जो पावलोव हैं, जो रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते की जो लार आने की प्रक्रिया है उसको क्या नाम दिया था? स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया, संबंध अनुक्रिया और संबद्ध उद्दीपक। प्रश्न का सही उत्तर होगा संबंध अनुक्रिया। कि कुत्ता है वो घंटी की आवाज से अपना संबंध बना लेता है, इसलिए संबंध अनुक्रिया है वो होते ही उसकी लार टपकने लग जाती है। सी विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर होगा। 30 नंबर के सवाल में है एक मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा पक्ष आवश्यक नहीं है? मूल्यांकन की प्रक्रिया में जो बिंदु जरूरी नहीं है वो कौन सा नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, उत्तीर्ण करना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उत्तीर्ण करना मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक पक्ष नहीं है। तो इस तरह से ये आपके बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद में जो आने वाले प्रश्न हैं वो हिंदी सब्जेक्ट से हैं और देखेंगे एक एक प्रश्नों को। साथियों मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि जो हिंदी के कुछ प्रश्न आएंगे वो गद्यांश और पद्यांश पर आधारित आएंगे, लेकिन नीचे जो प्रश्नों के पूछने के जो तौर तरीके होंगे वो सेम इसी तरह से होंगे जिस तरह से ये प्रश्न दिए गए हैं। हालांकि गद्यांश को मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेस की जरूरत होती है, तो वो मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। जैसे 31 नंबर के प्रश्न में दिया है कि अपने काम में व्यस्त रहना भावार्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? कि अपने ही काम में व्यस्त रहना उस लोकोक्ति को प्रकट करने वाली
इस बात को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? रुई सूत में उलझना, रुपए में 3 अठन्नी भुनाना, मुरम की पैदाइश और भाड़ झोंकना। तो आपको इसका उत्तर बताना है। अपने काम में व्यस्त रहना, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लोकोक्ति के रूप में वो होगा रुई सूत में उलझना, यानी कि अपने ही काम में व्यस्त रहना, उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग में लेते हैं। नीचे जो दिया हुआ है रुपए में 3 अठन्नी भुनाना, इसमें है कि कम खर्चे में अधिक लाभ प्राप्त करना, और मुहर्रम की पैदाइश है उदासीन चेहरा या उदासीन शक्ल। फिर है भाड़ झोंकना, अंतिम जो है इसमें है कि भाड़ झोंकना व्यर्थ के काम करना। 32 नंबर के सवाल में भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पर आपके जो सिलेबस हैं उसमें 15 सवाल हैं, वो जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य के प्रकार उनसे आएंगे, और 15 सवाल आपके शिक्षण विधियों से संबंधित हैं, तो वो इसमें मैंने शामिल किए हैं। टोटल 30 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे हिंदी से संबंधित, उसमें 15 प्रश्न व्याकरण आधारित और 15 प्रश्न आपकी शिक्षण विधियों और जो हिंदी की जितनी भी जो विधियाँ हैं उनके शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के तरीके हैं उनसे संबंधित प्रश्न हैं, जो पूर्णतः आपके सिलेबस के अनुसार मैंने लिए हैं। 32 नंबर के प्रश्न में देखना, भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें विशेष महत्व किस बात पे दिया जाता है? सैद्धांतिक ज्ञान पर, व्यवहारिक ज्ञान पर, कवियों की जीवनी पर और नियमों पर। तो भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व है वो दिया जाता है व्यवहारिक ज्ञान पर। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में 33 नंबर के सवाल में निम्न में से सही विलोम युग्म है। सही विलोम युग्म कौन सा है वो बताना है। स्थावर अस्थायी, सर्जन निर्माण, साधर्म्य वैधर्म्य, अतिथि मेहमान। तो इसमें जो सही विलोम युग्म है वो होगा सी विकल्प। इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा साधर्म्य वैधर्म्य, ये इसका उत्तर होगा। जबकि ए विकल्प में स्थावर दे रखा है, उसका जो विलोम होगा वो जंगम होगा, सर्जन का विलोम संहार हो जाएगा और अतिथि का विलोम है वो आतिथेय हो जाएगा। इसलिए सी विकल्प इसमें एकदम से सही दिया गया है, बाकी ए, बी और डी विकल्प हैं वो गलत दिए हुए हैं। 34 नंबर सवाल में सर्व शिक्षण सहायक सामग्री उदाहरण है। एक ऐसी शिक्षण सामग्री का नाम बताना है जो सर्व शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जानी जाती है। लिंग्वाफोन, ओवरहेड प्रोजेक्टर जिसको संक्षेप में OHP भी बोलते हैं, चुंबकीय पट, दूरदर्शन। तो सर्व शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है लिंग्वाफोन। ये सुनने से संबंधित काम में ली जाने वाली सहायक सामग्री है, जिसका अन्य नाम सीतावाद्य भी कहते हैं इसको। फिर 35 नंबर के सवाल में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के युग में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दे रखे हैं और उनमें से जो युग्म सही नहीं है उसको हमारे को चयन करना है। साला साली, हलवाई हलवाइन, श्याम गोरी, मेंढक मेंढकी। तो इसमें जो सही नहीं है वो सी विकल्प सही नहीं है। श्याम है उसका उल्टा है, यानी कि स्त्रीलिंग है, उल्टा नहीं सॉरी पुल्लिंग है ये, और उसका जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो श्यामा होगा। श्याम का श्यामा हो जाएगा, ना कि गोरी। तो विकल्प सी है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी विकल्पों में सही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दे रखे हैं। 36 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया गया। जो CC कार्यक्रम है उस पर प्रभावी रूप से बल है वो किसके द्वारा दिया गया, किस आयोग या किस शिक्षा नीति के द्वारा दिया गया था? राधाकृष्ण आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन जिसका अंग्रेजी में नाम है, पर प्रभावी रूप से बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 37 में किस वाक्य में भाववाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये वाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इनमें से भाववाच्य बताना है। सुमन खाना नहीं बना रही है, रमा ने दवा दे दी है, पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही है, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। तो इसमें से जो वाक्य सही नहीं, जो सही वाक्य भाववाच्य के रूप में है वो बताना है। तो भाववाच्य का जो रूप है वो इन विकल्पों में है, डी विकल्प में।
मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, वो इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल में वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये चार प्रकार के कौशल होते हैं और इनके विकास हेतु किया जाता है, वो ऐसी कौन सी विधि है? द्विभाषी विधि, सूत्र विधि, दूरस्थ विधि, अनुकरण विधि। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिसमें चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु प्रयुक्त होने वाली विधि है अनुकरण विधि। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 39 में किस शब्द में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय के बारे में बताना है। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है वो प्रत्यय होते हैं जिनको संतान बोधक प्रत्यय भी कहते हैं। कमलिनी, खटोला, विशेला, जानकी। तो इसमें जो सही विकल्प है वो हालांकि मैंने बता भी दिया पहले थोड़ा सा संतान संबंधी, तो डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 40 में है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। भाषा शिक्षण को जब हम करते हैं तो अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती क्या है? विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना। तो भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है वो इन विकल्पों में दी गई है। ए में विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण, कि कठिन स्थल हैं उनका उचित स्पष्टीकरण अधिगम सामग्री के समक्ष बड़ी एक चुनौती है। बाकी जैसे छात्रों का ध्यान है वो पाठ में केंद्रित हो जाता है, कम समय में अधिक ज्ञान भी इस अधिगम सामग्री के द्वारा दिया जा सकता है और शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत की भी जरूरत पड़ती है अधिगम सामग्री के माध्यम से। तो ए नंबर का विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर आगे 41 में है किस क्रमांक में मुहावरे का सही अर्थ नहीं है? एक क्रम ऐसा बताना है जिसमें मुहावरे का जो अर्थ है वो सही नहीं दिया गया है। गीत गाना, प्रशंसा करना, चींटी की चाल बहुत धीमी गति, छक्के छुड़ाना, हालत खराब होना और घर में गंगा बहाना, सुविधा करना। तो इसमें जो सही मुहावरे का अर्थ नहीं दिया गया है वो डी विकल्प में नहीं दिया गया है। घर में गंगा बहाना ये इसमें है कि इसमें लाभ ही लाभ करना होता है ना कि सुविधा करना होता है, इसलिए डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा जो इसमें सही नहीं दिया गया है। 42 में उपचारात्मक शिक्षण सामग्री की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषा नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर और समस्या के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो निर्भर करेगी इन ऑप्शनों में से जो आपको देख के बताने हैं, वो निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 43 नंबर के सवाल में अंबुर्मी एक शब्द दिया गया है, अंबुर्मी का सही संधि विच्छेद हमारे से पूछा है। अंबु प्लस उर्मी जिसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, आपको इनको देखना है गौर से और आपको यह बताना है कि इसमें सही संधि विच्छेद वो किस क्रम में हुआ है, किस विकल्प में हुआ है। तो जो सही संधि विच्छेद हुआ है वो हुआ है इनमें से जिस विकल्प में, वो विकल्प है डी। डी विकल्प में अंबु प्लस उर्मी को सही तरीके से विच्छेदित किया गया है। 44 सवाल में दिया है ज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? ज्ञानात्मक जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण करने वाले विद्वान कौन थे? रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मेगर और बीएस ब्लूम और सिम्पसन। तो ज्ञानात्मक शैक्षणिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था वो किया था बीएस ब्लूम ने। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। उसके बाद में 45 नंबर के सवाल में है कि किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? एक क्रम को बताना है जिसमें तद्भव शब्द नहीं है। चितेरा, चरवण, छां है, कुआ। तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। इनमें से तद्भव शब्द जिस क्रम में नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो तद्भव शब्द नहीं है वो विकल्प है बी विकल्प। बी में चरवण है, उसका अर्थ वो तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द है वो चबाना होता है। जबकि चितेरा है वो तद्भव है, उसका तत्सम रूप चित्रकार होगा तब ये चितेरा बनेगा। छाया का तत्सम रूप छां है, उसका तत्सम जो शब्द है वो छाया हो जाएगा और उसका तद्भव रूप है वो छां है।
और जो कुआं जो एक तद्भव शब्द है और उसका जो तत्सम रूप है वो होगा कूप। उसके बाद में 46 में कक्षा 6 का विद्यार्थी हिमांशु शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करता है। इसका कारण है कि हिमांशु है वो शब्दों का उच्चारण है वो अशुद्ध कर रहा है। इसका कारण क्या है? वागेंद्रियों में विकार, सामाजिक प्रभाव, प्रयत्न लागू, अक्षर ज्ञान। तो कक्षा 6 का जो विद्यार्थी है उसका अशुद्ध उच्चारण करने का जो कारण है वो इन विकल्पों में से होगा डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसको अक्षरों का ज्ञान है वो सही तरीके से नहीं है, इसीलिए वो उनका उच्चारण है वो अशुद्ध कर रहा है। 47 नंबर के सवाल में नाव पानी में डूबती चली गई वाक्य में किस प्रकार का पदबंध प्रयुक्त हुआ है? पदबंध आपके जो सिलेबस है उसमें शामिल है और ये प्रश्न लिया गया है और इसमें आपको ये बताना है कि नाव पानी में डूबती चली गई इस वाक्य में किस प्रकार के पदबंध का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो नाव पानी में डूबती चली गई इसमें जिस पदबंध का प्रयोग हुआ है वो है क्रिया संबंधी पदबंध का प्रयोग हुआ है। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 48 में है कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। लेखन कौशल के संबंध में यह कथन है। बेकन, अरस्तु, शेक्सपियर, रायबरन। तो बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है, ये परिभाषा है लेखन संबंधी। ये जिस विद्वान ने दी है वो है विकल्प ए, बेकन ने इसके बारे में ये परिभाषा है वो दी है। 49 नंबर के सवाल में कौन सा पर्याय समूह है सही इंगित है? एक पर्याय समूह है वो सही दिया हुआ है, पर्यायवाची शब्द हैं और उनके सामने उसका सही अर्थ दिया गया है। सौदामिनी गंगा, अलक ललाट, भृत्य नौकर, शार्दूल बाज। तो इसमें जो सही पर्याय समूह है वो है सी विकल्प में। भृत्य है वो नौकर को कहते हैं, सौदामिनी है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, वो बिजली का पर्यायवाची है। अलक है वो ललाट का पर्यायवाची नहीं है, अलक बाल का पर्यायवाची है। और अलीक है वो ललाट को कहते हैं। शार्दूल है वो बाज का पर्यायवाची नहीं है, शार्दूल शेर का पर्यायवाची है। 50 नंबर के सवाल में निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, प्रश्न निर्माण करना, समंकन योजना तैयार करना, शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना। तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण का जो चरण नहीं है वो इसमें है डी विकल्प में। शैक्षणिक उद्देश्यों को लिखना है वो उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। बाकी ए, बी और सी विकल्प है वो इस प्रश्न में उपलब्धि परीक्षण निर्माण के चरण में शामिल है। डी विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 51 नंबर के सवाल में उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी वाक्य में प्रयुक्त काल है। वाक्य दिया है उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, इसमें कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। प्रश्न का सही उत्तर होगा पूर्ण भूतकाल। ए विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर के सवाल में कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है? कार्य सूचक क्रिया है उसको परिभाषित करना किस प्रकार के उद्देश्य में शामिल है? बोध, ज्ञान, प्रयोग और विश्लेषण। तो कार्य सूचक क्रिया को परिभाषित करना है वो इनमें से आपको बताना है, तो वो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी विकल्प, यानी कि ज्ञान है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर के सवाल में प्रच्छन्न शब्द का सही अर्थ है। प्रच्छन्न एक शब्द दिया और उसका अर्थ पूछा है। जैसे आपके गद्यांश आएगा और उस गद्यांश में से एक शब्द का आपको अर्थ पूछा जाएगा, हालांकि गद्यांश मैंने इसमें शामिल नहीं किया है लेकिन वैसे ही प्रश्न को बनाने का प्रयास किया है। तो प्रच्छन्न शब्द का अर्थ है वो क्या होगा? फैलावा, छिपावा, छलनीवा, विकारयुक्त। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्रच्छन्न का अर्थ होगा छिपा हुआ, बी विकल्प प्रश्न का उत्तर। फिर निम्नलिखित में से प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। प्रस्तावना कौशल का जो घटक है वो कौन सा इनमें से नहीं है? पूर्व ज्ञान का उपयोग,
अंतः क्रिया में परिवर्तन, सुसंबद्धता, उचित युक्तियों का प्रयोग। तो प्रस्तावना कौशल का जो घटक नहीं है वो डी है। इसमें उचित युक्तियों का प्रयोग है वो प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। बाकी जैसे पूर्व ज्ञान का उपयोग, अंतः क्रिया में परिवर्तन और सुसंबद्धता, ये सब के सब प्रस्तावना कौशल के घटक माने जाते हैं। 55 नंबर के सवाल में इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है? एक जातिवाचक शब्द है और वो फिर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया है, तो उसको आपको ये बताना है कि वो कौन सा है। लिखावट, अपनापन, माधुर्य, लड़कपन। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बना हुआ जो शब्द है वो शब्द है लड़कपन। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। एक प्रश्न है मौनवाचन संबंधित है पद्य शिक्षण से, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, रचना शिक्षण। मौनवाचन किससे संबंधित है वो ये बताना है। तो मौनवाचन संबंधित है सी विकल्प से, गद्य शिक्षण से। फिर इनमें से कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? 57 नंबर के सवाल में पूछा है कर्तवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, वृद्ध से चला नहीं गया, लोगों से वह करुणोदर से नहीं देखा गया, और भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। तो इसमें जो कर्तवाच्य से संबंधित जो वाक्य है वो विकल्प नंबर डी में है। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। बाकी जैसे विकल्प 1 नंबर है उसमें मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, तो इसमें कर्मवाच्य है। वर्धा से चला नहीं गया, इसमें भाववाच्य है। और लोगों से वह करुणोदर से देखा नहीं गया, इसमें भी भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। 58 नंबर के सवाल में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? मूल्यांकन प्रभावी पाठ्यक्रम के निर्माण में मदद करता है, मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बौद्धिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है जो मूल्यांकन के बारे में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है डी विकल्प, मूल्यांकन प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर केंद्रित होती है। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया सिर्फ विषय वस्तु पर ही नहीं होता है, मूल्यांकन प्रक्रिया बालक के संपूर्ण परिवेश से संबंधित होती है कि उसको टोटल परिवेश को की जानकारी लेकर हम उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया है वो करते हैं। तो इसमें डी विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी ए बी सी विकल्प है वो सबके सब सही दिए हुए हैं। फिर 59 में है किस प्रकार का संधि विच्छेद सही नहीं है? एक संधि विच्छेद है वो सही नहीं दिया गया है, वो बताना है। संस्कार का जो संधि विच्छेद है वो दे दिया है सम प्लस कार, प्रतिष्ठा का प्रति प्लस स्था, दिगंबर का दिग प्लस अंबर, और मतैक्य का मत प्लस एके। तो आपको ये बताना है कि संधि विच्छेद जो सही नहीं है वो कौन सा नहीं है। समकार, प्रतिष्ठा, दिग प्लस अंबर और मतैक्य। तो इसमें जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो डी होगा, मत प्लस एके। इसमें मत एक का जो संधि विच्छेद है वो सही तरीके से नहीं किया गया। इसमें गलती ये छोड़ दी है कि एक के ऊपर जो मात्रा है वो नहीं लगाई, एक के ऐसे बनेगा, एक मात्रा लगेगी तब जाकर ये शुद्ध माना जाता। बाकी ये और जो जितने भी संधि विच्छेद दिए गए हैं वो सब सही हैं। फिर हिंदी से संबंधित अंतिम 60 नंबर का सवाल है पाठ योजना का आविर्भाव किससे हुआ है? पाठ योजना है उसका आविर्भाव है वो किससे हुआ है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से, औद्योगिक मनोविज्ञान से, और शिक्षा मनोविज्ञान से, चिकित्सा मनोविज्ञान से। पाठ योजना है उसका जो आविर्भाव है, उसका जो उदय है वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से हुआ है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो वर्दीमर कोपका और कोलर के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने सूझ के आधार पर किसी वस्तु को समग्र रूप में देखता है। तो पाठ योजना है वो जब भी व्यक्ति के द्वारा बनाई जाती है तो सूझ और समग्रता के सिद्धांत का पालन करते हुए बनाई जाती है। इसीलिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। इसके बाद में ये 60 जो सवाल पूरे हुए हैं उसमें 30 शिक्षा मनोविज्ञान और बाल शिक्षा शास्त्र बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं, और इसके जो आगे के जो 30 सवाल थे 31 से लेकर 60 तो ये हिंदी तक पूर्ण हो चुके हैं। अब जो आगे 61 से लेके 90 तक जो सवाल आएंगे वो संस्कृत से संबंधित है। आपको इन प्रश्नों को देखना है। 61 नंबर के सवाल में दिया है कि पट धातु लोट लकारे फर्तम पुरुष एक वचनम। पट धातु लोट लकार और फर्तम पुरुष एक वचन का जो रूप बनेगा वो कौन सा है?
पठन्तु, पठताम, पठतः और पठतु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पठ धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन का होगा विकल्प डी, पठतु इसका जो रूप है वो बनेगा। 61 का डी विकल्प है वो सही उत्तर। 62 में संस्कृत शिक्षण ने, संस्कृत में भी मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जिस तरह से हिंदी में जो 15 सवाल व्याकरण से संबंधित थे और 15 सवाल शिक्षण विधियों से संबंधित थे, ठीक ऐसे ही संस्कृत में भी 15 सवाल हैं वो व्याकरण से संबंधित है और 15 सवाल हैं वो शिक्षण विधियों से संबंधित आएंगे। तो 62 नंबर के सवाल में संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन से प्रयोजन मस्ती, संस्कृत शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? सामान्य शिक्षणम, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम और उपचारात्मक शिक्षण। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो हम तभी अपनाते हैं जब हम किसी चीज का उपचार कर रहे हों। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से ही हम मूल्यांकन कर लेते हैं। 63 नंबर के सवाल में है कि अर्ध स्वर वर्णा के, कि अर्ध स्वर वर्ण है वो इनमें से कौन से हैं वो हमारे को बताना है। क, ख, ये, वे, है, ये और से। तो अर्ध स्वर वर्ण हैं वो माने जाते हैं ये, वे, रे, ल, ये, रे, ले और वे, ये माने जाते हैं 4। तो इसमें ये और वही दिया है इसलिए विकल्प बी है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 64 में विद्यार्थिन है अभिव्यक्तिषु समर्था इति निश्चिंतुम भाषाशिक्षक है किम कुर्यात्, कि विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति, विद्यार्थी हैं वो अभिव्यक्ति हेतु समर्थ बन सकें इसलिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याकरण से अभ्यासम ध्यानेन कर्तुम छात्रान निर्देशितः तस्याम भाषायाम वक्तुम छात्रान प्रेरयत विद्यार्थिभ्यः उपदेशयत यत् ते मातृभाषा उपयोगम न कुर्वन्तु। और डी विकल्प में है कि वार्तालापम कर्तुम विद्यार्थिना पूर्तः वास्तविक जीवन से परिस्थिति निर्माणम कुर्यात्। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा? तो विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति हेतु समर्थ बन सकें इसलिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए इसमें डी विकल्प कि वार्तालाप कर्तु विद्यार्थिना पढ़तः वास्तविक जीवन परिस्थिति निर्माण करते हैं, कि विद्यार्थी है वो अपने वास्तविक जीवन से वार्तालाप कर, वास्तविक परिस्थितियां हैं जीवन की उनका निर्माण करके या वार्तालाप करके विद्यार्थी हैं वो इस चीज में समर्थ बन सकते हैं। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर आगे हैं प्रजा इति पदे कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तमस्ति। प्रजा एक शब्द दे रखा है, इसमें किस प्रकार के लिंग का प्रयोग हुआ है? पुल्लिंगे, नपुंसकलिंगे, स्त्रीलिंगे और सर्वलिंगे। तो प्रजा शब्द में जिस लिंग का प्रयोग हुआ है वो हुआ है सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। स्त्रीलिंगे का प्रयोग है वो हुआ है। 66 में है कि डिस्लेक्सिया एक भाषागत मनोविकार है। यह है प्रभावितम। डिस्लेक्सिया एक मनोविकार है और ये किसको प्रभावित करता है? लिखित भाषाबोधम, मौखिक भाषाबोधम, संकेत बोधम और कथित भाषाबोधम। तो डिस्लेक्सिया एक मनोविकार है जो पठन से संबंधित है। तो पठन से संबंधित एक मनोविकार है इसीलिए यह लिखित भाषाबोधम के अंतर्गत माना जाएगा। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा। फिर 67 नंबर के सवाल में वर्तिमति पदेश में न है प्रत्यय कह मतुप वतुप श्रित सानच। तो वर्तिमपि एक शब्द दिया है और इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय नीचे दिए हुए हैं, आपको देखकर ये बताना है कि इसमें से किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जिस संस्कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो प्रत्यय है मतुप। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 68 में है पाठ्य पुस्तक से स्थान है शिक्षण में महत्वपूर्ण विद्यते, कि पाठ्य पुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण क्यों है या किस तरह से है? बाल का नाम ज्ञान से सीमाया विस्ताराय, व्यवहारिक ज्ञान से संपादनाय, छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि उत्पादनाय, उपयुक्त सर्वेषाणाम उद्देश्यानाम संपादनाय। तो पाठ्य पुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण है, इसके लिए जो विकल्प उत्तर होगा वो है डी विकल्प। उपयुक्त सर्वेषाम उद्देश्यानाम संपादनाय, कि सभी जो ऊपर दिए गए उद्देश्य हैं
वो एक पाठ्य पुस्तक का स्थान शिक्षण में महत्वपूर्ण हो, इसके लिए जरूरी है। फिर 69 नंबर के सवाल में अंतिम इत्यतर संधि विच्छेद के अंतिम एक शब्द दिया है और उसका संधि विच्छेद देखकर बताना है कि वो कौन सा संधि विच्छेद सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, उद प्लस नतीम। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 69 के बाद में 70 नंबर के सवाल में कस्मी ने कौशले वर्तनीम अधिक महत्व दिए थे कि किस कौशल, कस्मी ने कौशले वर्तनीम अधिक महत्व दिए थे कि कौन सा एक ऐसा कौशल है जिसमें वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले। तो 70 नंबर सवाल है, उसका उत्तर होगा लेखन कौशले। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। फिर इगेतर में प्रजापति से यह लोक उत्पन्न होता है। हिंदी वाक्य दिया है, प्रजापति से यह लोक उत्पन्न होता है। अस्य संस्कृत अनुवाद अस्ति। इस वाक्य का संस्कृत में हमारे को अनुवाद करना है। प्रजापतिना अयम लोकः उद्भवति, प्रजापति अयम लोकः उद्भवति, और प्रजापति अयम लोकः उद्भवति, और प्रजापति इदम लोकः उद्भवति। इसमें सिर्फ बीच के जो शब्द हैं या कुछ शुरू के शब्द हैं उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है। आपको देखकर ये बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है वो सही है। तो प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बी विकल्प, प्रजापति अयम लोकः उद्भवति। प्रजापति अयम लोकः उद्भवति, बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 72 नंबर के सवाल में दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा इत्यतः विदे केन संबंधा संति। खंडान्वय और दंडान्वय विधि हैं, वो इनमें से किससे संबंधित हैं। व्याकरण शिक्षणेन, नाट्य शिक्षणेन, काव्य शिक्षणेन और निबंध शिक्षणेन। तो खंडान्वय और दंडान्वय जो विधि है वो संबंधित हैं विकल्प सी से, काव्य शिक्षणेन। फिर आगे 73 नंबर के सवाल में कर्मधारय समास से उदाहरणम वर्तते। कर्मधारय समास है, उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है। माता पितरो, पाकशाला, महापुरुष है, चतुर्युगम। तो इसमें जो कर्मधारय समास है वो प्रयुक्त हुआ है विकल्प सी में, महान है जो पुरुष। हालांकि हिंदी में होगा वो इस तरह से सामासिक विग्रह है, तो इसमें महापुरुष है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। फिर 74 नंबर के सवाल में अध्योक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षायां अद्य नास्ति, कि एक ऐसी कौन सी परीक्षा है जो मौखिक परीक्षा नास्ति, कि उसमें मौखिक परीक्षा के रूप में नहीं होती है। सलाका परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा, नीलपत्र निर्माण परीक्षा। तो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी विकल्प, नीलपत्र निर्माण परीक्षा है वो इसमें शामिल नहीं है। 75 नंबर के सवाल में सम उपसर्ग युक्त पद्मस्ति, सम उपसर्ग इनमें से किस में प्रयुक्त हुआ है, ऐसे शब्द को इन विकल्पों में से बताना है। 75 नंबर के सवाल में जो सही उत्तर होगा वो विकल्प है डी, सम प्लस बंद। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 76 में नाटक शिक्षण से विधि नास्ति। नाटक शिक्षण की इनमें से कौन सी विधि नहीं है। आगमन निगमन विधि, अभिनय विधि, आदर्श नाट्य विधि, व्याख्या विधि। तो नाटक शिक्षण विधि नास्ति है वो है इनमें से ए विकल्प। प्रश्न का उत्तर होगा आगमन निगमन विधि है वो नाटक शिक्षण में प्रयुक्त नहीं होती, व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधि है। बाकी अभिनय विधि, आदर्श नाट्य विधि और व्याख्या विधि है वो नाटक शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियां हैं। 77 में है न्यायपथ्य प्रविचलंती पदम न धीरा इत्यत्र क छंद है। एक संस्कृत की पंक्ति दी हुई है और इस पंक्ति में यह पूछा है कि इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। ए में आर्या, बी में अनुटूप, ती में वसंतील का और डी में इंद्रवर्जा छंद। तो हमारे को छंद का नाम बताना है, तो इसमें जिस छंद का प्रयोग हुआ है वो इस पंक्ति में है सी विकल्प वाला, वसंतील का छंद का प्रयोग इसमें हुआ है।
78 नंबर के सवाल में पठेन दुर्बल छात्रणा करते कीदृश शिक्षण है प्रदीयते। पठेन दुर्बलम छात्राणाम करते कीदृशम शिक्षण प्रदीयते। गद्य शिक्षणम, पद्य शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षण, कथा शिक्षणम। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि पढ़ने में जो दुर्बल छात्र हैं उनका पता हम किस शिक्षण के माध्यम से लगाएंगे तो वो और करेंगे, वो होगा उपचारात्मक शिक्षण। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 79 के सवाल में है कि सर्वम सुखम अत्र विशेष्य पदम किम। सर्वम सुखम है, इसमें विशेष्य पद कौन सा है ये बताना है कि जो विशेष्य पद है वो कौन सा है। सर्वम सुखम सर्वत्र सदैव। तो विशेषण और विशेष्य दो टाइप के पद होते हैं, तो इसमें जो सर्वम है वो विशेष्य पद है। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 80 नंबर के सवाल में प्रस्तावनात्मक प्रश्नेषु अंतिम प्रश्नो भवति। प्रस्तावना जो कुछ होती है उसका अंतिम प्रश्न है वो किस टाइप का होना चाहिए। अवबोध प्रश्न है, समस्यात्मक प्रश्न है, आवर्त्यात्मक प्रश्न है, प्रस्तावनात्मक प्रश्न है। तो प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न है वो होना चाहिए विकल्प बी वाला, समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। फिर नास्ति लवण से प्रयोजनम वाक्य शुद्धम वाक्यम किम। कि नास्ति लवण से प्रयोजनम वाक्यम किम, शुद्ध वाक्यम, कि इस वाक्य को हमारे को शुद्ध करना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। तो इनमें से अलग अलग तरीके से इस वाक्य को लिखा गया है, आप देखकर बताएं कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है। तो 81 नंबर के सवाल में जो पर सही है वो है ए नंबर वाला विकल्प, नास्ति में लवणेन प्रयोजनम। ये वाक्य है वो शुद्ध लिखा जाएगा। 82 नंबर के सवाल में संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष विधि प्रयोग है कह कर्तमान। कि संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि है उसका प्रयोग किसने किया था। डॉक्टर स्टीव महोदय, डॉक्टर वेस्ट महोदय, डॉक्टर एलन महोदय और डॉक्टर बोकील महोदय। तो संस्कृत शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि है उसका प्रयोग करने वाले हैं, विद्वान का नाम है डी विकल्प, डॉक्टर बोकील महोदय। 83 नंबर के सवाल में इतिसाम उच्चारण स्थानानि संति। 3 जो स हैं वर्ण हैं वो दे रखे हैं और उन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे को पूछा है कि कौन से स का उच्चारण किस स्थान से होगा। अलग अलग जो दे रखे हैं विकल्पों में कंठ तालु मूर्धा कंठ, तालु मूर्धा दंता और दंता मूर्धा कंठ। तो 83 नंबर का जो सवाल है उसमें जो अलग अलग प्रकार के स हैं उनके उच्चारण स्थान होंगे विकल्प सी वाले। एक पहला स है वो तालु से, दूसरा मूर्धा से, तीसरा दंते। फिर 84 नंबर के सवाल में हर्बटीय पंचपदे सोपानने क्रम है वर्तते। हर्बट की जो पंचपदी योजना है उसका क्रम आपको ये बताना है कि उसका क्रम किस तरह से होगा। शब्द हैं वो दिए हैं जैसे प्रस्तावना, सामान्यकरण, तुलना, विषयोस्थापन, प्रयोग। ये 5 टाइप के शब्द दे रखे हैं और इनको अलग अलग क्रम से लगाया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसने हर्बट की जो पंचपदी योजना है उसके क्रम से आपको व्यवस्थित करने हैं, वो किस विकल्प में है। आप देखकर जल्दी से बताएं। तो इसमें जिस विकल्प में जो क्रम दे रखा है वो विकल्प है डी वाला ऑप्शन, प्रस्तावना, सामान्यकरण, विषयोस्थापन, तुलना और प्रयोग। सबसे पहले प्रस्तावना आ जाएगी, उसके बाद में सामान्यकरण, फिर विषय का स्थापन हो जाएगा, फिर तुलना और अंत में प्रयोग। डी विकल्प प्रश्न का डी विकल्प इसका उत्तर नहीं है, थोड़ा सा गलती हो गई। इसमें देखना बी विकल्प है वो होगा इसका सही उत्तर, प्रस्तावना, विषयोस्थापन, तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग। ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। बी विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। त्रुटि के लिए थोड़ी सॉरी। फिर उसके बाद में 85 नंबर के सवाल में प्रे प्लस एजते किम रूपम। की प्रे प्लस एजते इसको मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा, किस प्रकार का रूप बनेगा। जो प्रेजते शब्द हैं एक अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं, आपको यह बताना है कि वो किस रूप में बनेगा।
तो इसमें जो विकल्प बनेगा वो डी वाला विकल्प है, वो प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रे प्लस एज थे। 86 में है अधोलिखितेषु सामान्य है दर्श्य साधनानि संति। नीचे लिखे गए जो सामान्य दर्श्य साधन कौन कौन से हैं। दर्श्य जो देखने वाले साधन है वो कौन कौन से। मूक चित्रम, श्यामा है पट है, भित्ति चित्र भित्ति पत्रिका से, मानचित्रम, रेखा चित्रम, चित्र विस्तार च, फ्लेन है पट है, आरेखा प्रतिकृति च, उपतानी सर्वाणी। तो इसमें जो सामान्यतः दर्श्य साधन हैं वो इनमें सभी के सभी हैं, सबके सभी हैं। तो विकल्प डी है वो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसमें जैसे मूक चित्रम, श्यामपट्टम, भित्ति चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ये सब के सब देखने वाले सामग्रियां हैं। फिर है 87 नंबर के सवाल में जननी जन्मभूमि से बीच में रिक्त स्थान दिया गया है अपिगरीयसी। ये एक सूक्ति दी गई है। आपके संस्कृत के सिलेबस में सूक्तियां भी आपसे पूछी जाएंगी और उनके बारे में कैसे ही प्रश्न किया जा सकेगा। तो इसमें जो प्रश्न दिया गया है उसमें से इस सूक्ति की जो पंक्ति है जहां पर रिक्त स्थान है उसको आपको इन शब्दों के माध्यम से पूरा करना है। रिक्त स्थान है समुचित पद है, पूर्यत के रिक्त स्थान पर समुचित पद के माध्यम से पूरा करें आप। नगरात, नरकात, स्वर्गात और ग्रामात। तो जननी जन्मभूमि अपिगरीयसी ये सूक्ति है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्गात की जननी जन्मभूमि की जो जन्मभूमि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गरीयसी। फिर देखो आगे 88 में लिखा है कक्षायां श्रवण कौशले प्रवर्धने की नास्ति सहायकम। कि कक्षा में श्रवण कौशल प्रवर्धने की सुनने के कौशल से संबंधित कौन सा सहायक नहीं है। इसमें आदर्श पाठ है, ध्यान मुद्रिका स्वर्णम, श्याम पट प्रयोग है, छात्र संवाद है। तो इसमें जो स्वर्ण कौशल से संबंधित जो नहीं है वो है इसमें सी विकल्प, श्याम पट प्रयोग है, ये इसमें सही नहीं है। 89 नंबर के सवाल में मम क्षेत्रेषु गुप्तम धनम वर्तते अस्मिन वाक्ये क्षेत्रेषु पदे का विभक्ति। कि मम क्षेत्रेषु गुप्त धनम वर्तते, इस वाक्य में क्षेत्रेषु पद में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये बताना है आपको। चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, सप्तमी। तो इसमें जो क्षेत्रेषु शब्द है उसमें जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है वो डी नंबर विकल्प सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। 90 नंबर का सवाल जो अंतिम संस्कृत का सवाल है, पद्य पाठ योजनाया काठिन्य निवारणाख्ये सोपान है विभु। इतसे पदार्थ है केन परिविधिना गाप्यतु शक्यते। कि पद्य पाठ योजना में कठिन निवारण करते समय जो विभू शब्द है उस शब्द या उस पद को हम किसके आधार पर स्पष्ट करेंगे। संकेत प्रविधिना, संकेत प्रविधि के माध्यम से, व्युत्पत्ति परिविधिना, प्रत्यक्ष प्रदेशन, पर्याय खतन परिविधिना। तो विभू शब्द है उसको हम स्पष्ट करेंगे। आपको बताना है जल्दी से किस विकल्प के माध्यम से, डी से, पर्याय कथन है प्रविधिना। विभू शब्द है वो भगवान ब्रह्मा से संबंधित है और ब्रह्मा जी का जो पर्यायवाची शब्द है उससे हम इस बात को स्पष्ट कर देंगे। तो पर्याय खतन प्रविधिना के माध्यम से इस शब्द को स्पष्ट किया जाएगा। इस तरह से संस्कृत के आपके ये 61 से लेकर 90 तक जो सवाल हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। 30 सवाल हैं जो 15 व्याकरण और 15 शिक्षण विधियों से संबंधित सवाल हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। अब जो आगे 91 से लेकर 150 तक जो सवाल आएंगे उन वो सामाजिक ज्ञान विषय से संबंधित हैं, जिसमें आपके 45 सवाल हैं वो सामाजिक अध्ययन से संबंधित हैं और 15 सवाल हैं वो सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित होंगे। तो पहला सवाल आता है 91 नंबर कि राजस्थान में जगपुरा, आनंदपुर और भूकिया क्षेत्र कौन से खनिज हेतु प्रसिद्ध है। तो जगपुरा, आनंदपुर और भूकिया क्षेत्र ये कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। लोहा अयस्क, सोना भंडार, सीसा जस्ता और रॉक फॉस्फेट। तो राजस्थान में जो ये क्षेत्र हैं ये प्रसिद्ध हैं, बी विकल्प होगा उत्तर सोना भंडार के लिए। बांसवाड़ा में ये स्थान है जहां पर सोने की खोज हुई है इन स्थानों पर, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। फिर 92 नंबर के सवाल में वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी कौन था। आपको ये बताना है कि वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी इन विकल्पों में से दिए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं उनमें से किस शिल्पी को माना था। त्वष्टा बढ़ई, करमार धातु शिल्पी, वाय जुलाहा
और चर्मन, चर्मन जो चर्म का काम, चमड़े का जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको संबोधित किया गया है यहाँ पर। तो वैदिक काल में सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी है वो कौन थे? तो वो थे, ए नंबर का विकल्प है वो सही उत्तर होगा। त्वष्टा जो बढ़ई हैं उनको सबसे प्रतिष्ठित शिल्पी वैदिक काल में माना गया था। फिर है 93 नंबर के सवाल में, मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर क्या था? एक शब्द दिया है सदर उस सुदूर, ये क्या था? विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, धार्मिक मामलों का मंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर हैं वो थे, सी विकल्प धार्मिक मामलों का मंत्री है, उसको सदर उस सुदूर के नाम से जाना जाता था। फिर हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इन विकल्पों में से देखकर बताना। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, मध्य प्रदेश में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो भारत के जिस राज्य में पाए जाते हैं वो है केरल। सी विकल्प प्रश्न का उत्तर। 95 नंबर के सवाल में, चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? मुंडोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, वृहदारण्यकोपनिषद, जाबालोपनिषद। चारों आश्रमों का उल्लेख जिस उपनिषद में हुआ है वो उपनिषद है विकल्प डी, प्रश्न का सही उत्तर जाबालोपनिषद। 96 नंबर के सवाल में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 75। तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद में राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकता है, उनके जो भी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय लिए गए हैं उनसे संबंधित तमाम सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति मांग सकता है। तो वो ऐसी बात है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 78, 61, 52 और 75। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो ए विकल्प, अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। 97 नंबर के सवाल में, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है? ये जो कुछ जिले दिए गए हैं और इन जिलों में से हमारे को ये बताना है कि किसमें नगरीय जनसंख्या है उसका अनुपात सबसे ज्यादा है। तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात इन ऑप्शनों में जो दिया गया है वो राजस्थान में जिस जिले का है वो है धौलपुर। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। फिर 98 नंबर के सवाल में, निम्न महाजनपद और उनकी राजधानी से संबंधित संयुग्म कौन सा है? नीचे कुछ महाजनपद जनपदों के नाम दिए गए हैं और उनके आगे उनके राजधानियों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन से महाजनपद की राजधानी है वो सही है। वत्स, चंपा, चेदी, कुशीनारा, कुरु, इंद्रप्रस्थ, गांधार, विराटनगर। तो इस प्रश्न में जिस जनपद की सही राजधानी उसके सामने लिखी हुई है वो जनपद है कुरु। जनपद की राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ थी, ये सही लिखा हुआ है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी और गांधार की जो राजधानी थी वो विराटनगर न होकर तक्षशिला थी। फिर 99 नंबर के सवाल में, राजस्थान में हुए विभिन्न प्रकार के किसान आंदोलनों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान में जो किसान आंदोलन अलग अलग प्रकार के हुए थे उनके बारे में से जो कथन सत्य नहीं है उसको हमारे को बताना है। बेगू ठिकाने के किसान भी बिजोलिया की तरह अधिकांशतः दाखड़ जाति के थे। बी विकल्प में दिया है, सन 1906 में बिजोलिया की प्रजा पर तलवार बंदाई कर लगाया गया। सी में है, किसानों को जागृत करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने पंचड़ा गीत रचित किया था। बेगू किसान आंदोलन सन 1921 में प्रारंभ हुआ था। आप जल्दी से बताएं इन ऑप्शनों में से कि कौन सा ऑप्शन है वो सही दिया हुआ है, सही नहीं है, सॉरी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है वो आपको देखकर बताना है राजस्थान के किसान आंदोलनों से संबंधित। तो इसमें जो सी विकल्प है मैं बता देता हूं उत्तर, कि किसानों को जागृत करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने नहीं बल्कि माणिक्यलाल वर्मा ने पंचड़ा गीत है वो रचित किया था। बाकी सभी विकल्प हैं वो इनके सही हैं। जैसे बेगू ठिकाने के किसान भी बिजोलिया की तरह अधिकांशतः दाखड़ जाति के थे और सन 1906 में बिजोलिया की प्रजा पर तलवार बंदाई कर जो पृथ्वी सिंह के समय लगा दिया गया था और बेगू किसान आंदोलन है वो सन 1921 में प्रारंभ हुआ था। ये सब के सब सही है। 100 नंबर के सवाल में, पर्यटन व्यापार और संचार को कहा जाता है? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, उक्त सभी। तो पर्यटन, संचार और व्यापार है
ये किस व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे? तो पर्यटन, व्यापार और संचार हैं, वो तृतीयक व्यवसाय सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा, उसके अंतर्गत माने जाते हैं। 101 नंबर के सवाल में मृच्छकटिकम ग्रंथ के लेखक शूद्रक व मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक विशाखादत्त किस वंश के समय थे? गुप्त वंश, मौर्य वंश, पुष्यभूति वंश, राष्ट्रकूट वंश। मृच्छकटिकम ग्रंथ के लेखक शूद्रक को बताया गया है और मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक विशाखादत्त हैं, उनको बताया गया है। तो इनमें से आपको ये बताना है कि ये जो दोनों विद्वान हैं ये किस समय थे। तो ये दोनों व्यक्ति हैं, ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है वो हो जाएगा। फिर 102 नंबर के सवाल में सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो क्या है? कक्षा परीक्षण में सुधार करना, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, ए व बी दोनों, परीक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो सामाजिक अध्ययन में जो मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो होगा, विकल्प सही है सी, कक्षा परीक्षण में सुधार करना और विद्यार्थियों के कार्य को प्रमाणित करना। ए और बी दोनों सही माने जाएंगे। 103 में है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कौन से वर्ष में की गई? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम है, ये बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, बी विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा, सन 2015 में। फिर 104 नंबर के सवाल, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों और कैसे का योजनानुसार करवाना व लेखा जोखा रखना उदाहरण है। कि कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की प्रक्रिया है वो क्यों और कैसे होती है, इसको योजनानुसार करवाएंगे और उसका लेखा जोखा रखेंगे। ये किस विधि के माध्यम से हम करेंगे, ये हमारे को बताना है। समस्या समाधान विधि, प्रायोजना विधि, प्रत्यक्ष अनुभव विधि और प्रदर्शन विधि। तो ये हम जिस विधि के माध्यम से करेंगे वो है प्रायोजना विधि। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है वो होगा। 105 नंबर के सवाल में है कि सोनगिरी पहाड़ी पर 10वीं शताब्दी में निर्मित वह दुर्ग जिसका निर्माण परमार राजाओं ने धारावर्ष व मुंज ने करवाया था। सोनगिरी पहाड़ी पर 10वीं शताब्दी में जिन परमार राजाओं के नाम भी दिए हैं, धारावर्ष और मुंज ने जिस किले का निर्माण करवाया था वो किला कौन सा है? सोनार दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो वो किला है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग का निर्माण 10वीं शताब्दी में सोनगिरी पहाड़ी पर धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। 106 नंबर के सवाल में भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। हरटोक कमेटी, विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग, कोठियारी आयोग। तो भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन है वो किया था जिस कमेटी या जिस आयोग ने, उसका नाम बताना है आपको जल्दी से। तो वो आयोग है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग 1952-53 में बना हुआ आयोग था और इसने भारत में सामाजिक जो अध्ययन है उसका प्रतिपादन किया था। 107 नंबर के सवाल में प्रसिद्ध पुरातत्वविद एस.आर. राव ने पक्की ईंटों से निर्मित गोदीवाड़ा या डाकयार्ड बंदरगाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको कहते हैं की खोज किस सभ्यता स्थल से की है? तो एस.आर. राव हैं, उन्होंने डाकयार्ड या गोदीवाड़ा की खोज जिस सभ्यता स्थल से की है उसका हमारे को नाम बताना है। लोथल, धोलावीरा, राखी गड्डी और सुत कोंगेंडोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प ए, लोथल से उसकी खोज है वो की थी। 108 नंबर के सवाल में इकाई परक का निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक बाहर नहीं दिया जाता? इकाई परक का निर्माण करते समय किस उद्देश्य को अंक बाहर नहीं दिया जाता है? अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिवर्ती और कौशल। तो इनमें से किसको अंक बाहर नहीं दिया जाता है इकाई परक का निर्माण करते समय? वो है सी, अभिवर्ती है, उसको अंक बाहर नहीं दिया जाता। बाकी अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल है, इनको अंक वो दे दिए जाते हैं। फिर 109 नंबर के सवाल में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था?
एक ऐसे समाज सुधारक का नाम बताना है जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया था। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो ऐसा समाज सुधारक था, नाम बताएं। वो हैं दयानंद सरस्वती। ए विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 110 में प्रकृति के अध्ययन के लिए भ्रमण हेतु आप विद्यार्थियों को कहाँ लेकर जाएंगे? कि प्रकृति का अध्ययन अगर करवाना है विद्यार्थियों को तो उनको आप कहाँ लेकर जाओगे? सिनेमा हॉल, पेयजल प्लांट, परमाणु संयंत्र प्लांट और प्लेनेटोरियम। तो प्रकृति के अध्ययन हेतु हम विद्यार्थियों को जहाँ लेकर जाएंगे वो स्थान है डी विकल्प, प्लेनेटोरियम, जहाँ पर हम विद्यार्थियों को ले जाकर खगोलीय घटनाएं हैं उनके बारे में हम बहुत सी चीज़ें हैं वो उनको दिखा सकते हैं, और वहाँ पर हम प्रकृति के बारे में अनेक जो चीज़ें हैं वो उनको दिखाएंगे ताकि वो उनके बारे में जान सकें। फिर 111 नंबर सवाल में पूछा है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वह है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो बात सही नहीं है वो बताना है। कंटक शोधन फौजदारी अदालतें थी। तीर्थ के अध्ययन को पुरोहित कहा जाता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था और कृषि विभाग के प्रमुख को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में जो बात सही नहीं है वो इनमें से सही नहीं है बी नंबर विकल्प में। तीर्थ के अध्यक्ष को पुरोहित नहीं महामात्य कहा जाता था। पुरोहित यहां पर नहीं आएगा, महामात्य आएगा तब जाकर ये सही होगा। बी विकल्प है वो इसमें गलत दिया हुआ है। बाकी कंटक शोधन फौजदारी अदालतें थी और जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था और कृषि विभाग के प्रमुख को शीता अध्यक्ष कहा जाता था। फिर 112 नंबर के सवाल में 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु, खालिस्तान दिया है बीच में, वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा में मूलभूत समझ के साथ लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया है। तो आप बताएं कि कितने वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को साक्षर, कितने वर्ष की आयु तक से अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर माना गया है, यह आपको बताना है। 4 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष ऑप्शन है आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा 7 वर्ष से अधिक हैं, जो किसी भी भाषा को मूलभूत समझ के साथ में या तो पढ़ सकता हो या लिख सकता हो, उसको साक्षर की श्रेणी में माना गया है। 113 नंबर के सवाल में सदिया से धुबरी, ये 2 स्थानों के नाम हैं। सदिया से धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो सदिया से धुबरी के मध्य जो 891 किलोमीटर लंबा एक ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है, इसको जाना जाता है बी विकल्प में जो दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। फिर 114 नंबर के सवाल में राजस्थान की चित्र शैलियों में से जो युग्म असत्य है वह है। एक तरफ चित्र शैलियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके वृक्ष दे रखे हैं। कौन सी चित्र शैली में किस प्रकार के वृक्षों का चित्रण हुआ है और इनमें से जो गलत युग्म है उसका हमारे को चयन करना है। उदयपुर शैली में यहाँ पर बताया है कि नीम के वृक्ष का चित्रण बताया है। जयपुर अलवर शैली में पीपल, बीकानेर जोधपुर शैली में आम, कोटा बूंदी शैली में खजूर। तो इसमें जो गलत है वो है विकल्प ए में। उदयपुर शैली है उसमें नीम के वृक्ष नहीं थे, वहां पर कदम के वृक्ष थे चित्रों में अधिकतर। तो यहां पर ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी बी, सी और डी है विकल्पों में सही दिए हुए हैं। 115 में पूछा है कि मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। कौन सी बात है जो मूल कर्तव्य में नहीं है? राष्ट्र ध्वज का आदर, सामाजिक व संस्कृति का परिरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, स्वच्छता बनाए रखना। तो मूल कर्तव्य में जो बात शामिल नहीं है वो इनमें से बतानी है। जल्दी से बताएं। मूल कर्तव्य में जो बात शामिल नहीं है वो है विकल्प डी में स्वच्छता बनाए रखना। ये इसका सही उत्तर होगा। 116 है उसमें है निम्नलिखित में से वह सूफी संत जिसने अपने जीवन में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। एक ऐसे सूफी संत का नाम बताना है जिसने 7 सुल्तान हैं उनका शासनकाल उसने करीब से देखा था। वो था, ऑप्शन है सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी। तो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाले सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर।
पृथ्वी की आंतरिक सतह सीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है? पृथ्वी की जो सतह है या पृथ्वी की जो आकृति है उसमें 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, सियाल, सीमा और निफे। तो इसमें सीमा परत में किन तत्वों की बहुलता होती है? सिलिका एल्यूमिनियम, निकिल लोहा, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका व निकिल। तो सीमा जो परत है इसमें जिन तत्वों की बहुलता होती है वो हैं सिलिका और मैग्नीशियम। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 118 में भारत की विदेश नीति के गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन से प्रधानमंत्री के दौरान हुआ? गुजराल सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? वो प्रधानमंत्री का नाम बताना है। इंदिरा गांधी, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एसडी देवगौड़ा। तो गुजराल सिद्धांत है इसका प्रतिपादन जिस प्रधानमंत्री के दौरान हुआ था वो थे एसडी देवगौड़ा। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसका विकास है वो कौन से काल में हुआ ये बताना है। प्री कैम्ब्रियन युग, मेसोजोइक युग, पेलियोजोइक युग और सीनोजोइक युग। तो आपको अरावली पर्वत श्रेणी का जो विकास काल जिस युग में हुआ उसका नाम बताना है। तो वो युग है प्री कैम्ब्रियन युग। इसमें अरावली पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण हुआ माना जाता है। 120 में है कि रिको जो राजस्थान में बड़े उद्योगों से संबंधित काम करने वाली जो संस्था है ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि 4 एग्रो फूड पार्क राजस्थान में विकसित किए हैं। उनके पीछे उनका क्या कारण है? कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिल सके, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करें, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और खाद्य भंडार की सुविधा में वृद्धि करें। तो रिको ने जो 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए हैं उनके पीछे उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि कृषि आधारित उद्योगों, सी विकल्प में जो दिया है कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एग्रो फूड पार्क हैं वो स्थापित किए थे। सी विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। फिर आगे, संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार के न्याय को शामिल नहीं किया गया? संविधान की उद्देशिका है उसमें कौन से प्रकार की न्याय है वो शामिल नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। तो संविधान की जो उद्देशिका प्रस्तावना है उसमें जो 3 प्रकार की न्याय है उनमें से कौन सी न्याय शामिल नहीं है? तो वो न्याय शामिल नहीं है वो है डी विकल्प। धार्मिक न्याय है वो शामिल नहीं है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया है। 122 नंबर के सवाल में है अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। अधिगम की प्रक्रिया में जो सही प्रोसेस इनमें से जिन शब्दों के माध्यम से बनेगी शब्द दिए हैं जैसे लक्ष्य, समायोजन, प्रेरक, परिवर्तन। आपको इनको क्रम से सजाना है कि कौन से क्रम में सजाएं ताकि अधिगम की एक प्रक्रिया बन जाए। तो जल्दी से इन शब्दों को देखकर आपको बताना है कि इनकी अधिगम की जो प्रक्रिया है उसकी कड़ी है वो बने। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन विकल्प डी है वो इसका सही उत्तर बनेगा। सबसे पहले प्रेरक, उसके बाद में लक्ष्य, फिर समायोजन और अंत में परिवर्तन हो जाएगा। फिर निम्नलिखित 123 नंबर के सवाल में है कि निम्नलिखित मुगल सेनापतियों में से किसका महाराणा प्रताप के साथ युद्ध संघर्ष नहीं हुआ? महाराणा प्रताप के साथ में जिसका युद्ध संघर्ष नहीं हुआ उस व्यक्ति का नाम बताना है। झालामन्ना, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान खाना, जगन्नाथ कछवाहा। तो महाराणा प्रताप के साथ में जो युद्ध संघर्ष नहीं हुआ था वो व्यक्ति थे झालामन्ना। झालामन्ना है उन्होंने ही महाराणा प्रताप के चिन्ह को धारण करके जो मुगल सेना है उससे लड़ाई करने का काम किया था, इसलिए महाराणा प्रताप का सेनापति था। तो इनसे इनका युद्ध संघर्ष नहीं हुआ था। फिर है 124 में है कि छात्रों में मानसिक थकान का लक्षण है कि छात्रों में मानसिक थकान हुई है उसका लक्षण हमारे को कैसे मिलेंगे, इसके बारे में कैसे पता लगेगा? तेज और कठिन श्वास आना, शरीर में दर्द, असामान्य व्यवहार, छात्र का ध्यान केंद्रित न होना। तो मानसिक थकान का जो लक्षण है वो है डी विकल्प, ध्यान का केंद्रित न होना, ये मानसिक थकान का लक्षण है। 125 नंबर के सवाल में सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता जो नहीं है वो बताना है। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, अंधविश्वास मुक्त समाज, व्यापार प्रधान सभ्यता,
सड़कों पर कूड़ा पात्रों की व्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें प्राकृतिक शक्तियों की पूजा भी होती थी, व्यापार प्रधान सभ्यता भी थी और सड़कों पर कूड़ा पात्रों की व्यवस्था भी थी। लेकिन अंधविश्वास मुक्त समाज वो नहीं था, क्योंकि अंधविश्वास तो उस समय भी थे, जैसे नरबली, पशु बलि या जादू टोना टोटका ये सब चलते थे। तो इसमें बी विकल्प है वो इस प्रश्न का उत्तर है, वो हो जाएगा। 126 में फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? लेखन कार्यों में, स्वर्ण हेतु, चित्र प्रदर्शन हेतु, फिल्म पट्टिका प्रदर्शन हेतु। तो फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग है वो होता है चित्र प्रदर्शन हेतु, सी विकल्प उत्तर होगा। 127 नंबर के सवाल में पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना क्या कहलाती है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु जो बनाई गई संरचना है वो क्या कहलाती है? टांका, जोहड़, बेरी और खड़ीन। तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु जो संरचना बनाई गई जाती है उसको कहते हैं खड़ीन। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 128 नंबर के सवाल में राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5055 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से राजस्थान की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 129 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सा चिंतन परीक्षण स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करता है? कौन सा चिंतन परीक्षण है जो बच्चे की स्वतंत्रता के को अवसर प्रदान करेगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, लघुरात्मक उत्तरात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, अति लघुरात्मक परीक्षण। तो एक बच्चे में चिंतन परीक्षण की स्वतंत्रता उसको दी जाए, ऐसे परीक्षण किए जाएंगे सामाजिक अध्ययन में निबंधात्मक परीक्षणों के तहत। सी विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 130 में निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का मापदंड है? भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का जो मापदंड है वो कौन सा है? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि और औद्योगिक वस्तुओं में वृद्धि। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का जो मापदंड है वो मापदंड इनमें से जो सही होगा वो है सी विकल्प। प्रति व्यक्ति की वास्तविक आय में वृद्धि होगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें विकास का मापदंड है वो तय किया जाता है कि प्रति व्यक्ति की अगर वास्तविक आय बढ़ती है तो वाकई में विकास हुआ है। फिर 131 में कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में जो बात सही नहीं है वो बताना है। पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री है, चलचित्र दृश्य सामग्री है, ग्राफ व चार्ट दृश्य सामग्री है, प्रिंटेड मानचित्र प्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण है, अप्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण है। तो इसमें जो सही बात नहीं है वो विकल्प ए में सही नहीं है। पोस्टर है वो अप्रक्षेपी सामग्री है, ना कि प्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपण नहीं किया जाता। बाकी इनमें जितने भी जो विकल्प दिए गए हैं वो सब के सब सही दिए हैं। 132 में भारत में वर्षा की परिवर्तितता निम्नतम पाई जाती है। वर्षा की परिवर्तनता निम्नतम पाई जाती है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में, राजस्थान के थार के मरुस्थल में, केंद्रीय भारत में और पूर्वी तटीय मैदानों में। तो भारत में वर्षा की जो परिवर्तनता की वर्षा है उसमें परिवर्तन होना वो निम्नतम पाया जाए, ऐसे स्थान का नाम बताना है। जल्दी से देखें और बताएं नाम कि कौन से स्थान पर इस प्रकार की परिवर्तितता है वो निम्नतम पाई जाती है। तो वो स्थान है विकल्प ए में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में परिवर्तितता है वो निम्नतम पाई जाती है। ये इसका सही उत्तर होगा। 133 में एक सवाल दिया है कि गोगा नवमी कहा जाता है। गोगा नवमी हम किसको कहेंगे? श्रावण कृष्ण पक्ष नवमी को, भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को, श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी को और भाद्र शुक्ल नवमी को। तो गोगा नवमी जो आती है वो आती है भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी को। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 134 में 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान में शामिल सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी?
25 मार्च 1948 को गठित जो संयुक्त राजस्थान था उसमें कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? बूंदी, शाहपुरा, अलवर, कोटा। तो सबसे बड़ी रियासत बताने हैं तो सबसे बड़ी रियासत उस समय थी कोटा। इसीलिए कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था 25 मार्च 1948 को। इसमें डी विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 135 में निम्न युग्मों में से सही है वह है। एक युग्म जो एकदम सही दिया गया है उसका हमारे को बताना है। स्वराज दल की स्थापना मार्च 1921, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर, हरिजन पत्र के लेखक तिलक, नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1947। तो इसमें सही युग्म दिया गया है वो है बी विकल्प, लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है वो लाहौर में हुई थी। बाकी इसमें स्वराज दल की स्थापना मार्च 1921 में नहीं बल्कि मार्च 1923 में हुई थी। हरिजन पत्र के लेखक तिलक नहीं थे, महात्मा गांधी थे। नौसेना विद्रोह है वो 18 फरवरी 1947 को नहीं हुआ था, 18 फरवरी 1946 को हुआ था। इसीलिए बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 136 नंबर के सवाल में हरविलास सारदा के प्रयासों से सन 1929 में सारदा एक्ट बना जिसका मुख्य उद्देश्य था। हरविलास सारदा जो अजमेर के थे उनके प्रयासों से 1929 में एक सारदा एक्ट उनके नाम पर ही बना था जिसका मेन उद्देश्य क्या था ये बताना है। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाना, विधवा आश्रम खोलना, धार्मिक शिक्षा देना और बाल विवाह को रोकना। तो हरविलास सारदा उन्होंने सारदा एक्ट बनाया था, उसके पीछे उद्देश्य था बाल विवाह को रोकना। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 137 नंबर के सवाल में प्रथम प्रतिहार शासक जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। एक ऐसा प्रतिहार शासक का नाम बताना है जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वो है कौन है? वसराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल फर्स्ट। तो इनमें से जो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वो नागभट्ट द्वितीय ने की थी। बी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 138 में सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना का उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले किस चरण का पालन करेंगे? योजना बनाना, चयन करना, पश्चिम परिस्थिति उपलब्ध कराना और क्रियान्वयन करना। तो सामाजिक अध्ययन की प्रयोजना उपक्रम करने के लिए आप सबसे पहले जिस चरण का पालन करेंगे वो है परिस्थिति को आप उपलब्ध कराओगे सबसे पहले, तभी वो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ पाएगी। 139 नंबर के सवाल में किस समिति की यह मुख्य सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हो? एक ऐसी समिति का नाम बताना है जो पंचायती राज संस्थाओं का उसने अध्ययन किया था और उसने ये कहा था कि पंचायती राज हैं उन संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता मिले। लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, हरलाल खर्रा समिति और जीवी के राव समिति। तो पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक मान्यता है वो मिली थी लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति ने। उन्होंने ऐसी संवैधानिक मान्यता देने की बात की थी, वो ये समिति थी। उसके बाद में और ये लक्ष्मी नारायण सिंघवी समिति है, ये सन 1986 में बनी थी। फिर 140 में राजस्थानी साहित्य व साहित्यकारों से संबंधित सही युग्म नहीं है वह है। राजस्थानी साहित्य और साहित्यकारों के आगे नाम दे रखे हैं, उनमें से जो सही नहीं है उसका हमारे को अलग चयन करना है। राजस्थानी साहित्य साहित्यकारों से संबंधित बात दी हुई है। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ लेखक है। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ है और पद्मनाभ उसके लेखक का नाम दिया है। सेनानी श्रीलाल जोशी, हाला झलारी कुंडलियां ईश्वरदास बारट, कुलय माला उद्योतन सूरी। तो इसमें जो सही नहीं है वो विकल्प बी में सही नहीं है। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। सेनानी रचना है वो मेघराज मुकुल की थी, ना कि श्रीलाल जोशी की। बाकी जितने भी जो लिखे हुए हैं ग्रंथ और उनके साहित्यकार वो सबके सब सही हैं। फिर 141 में है एडगर डेल द्वारा दिए गए अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया है? एडगर डेल एक जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिए गए अनुभव शंकु है, उनमें उनके द्वारा दिए गए अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, दृश्यात्मक संकेत, प्रदर्शन और चलचित्र। तो एडगर डेल हैं
उन्होंने प्रथम पद पे दिया है वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, और इन्होंने जो अपना जो अनुभव शंकु है वो दृश्य सर्वे जो सामग्रियां हैं, सहायक शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं, उन पे ही दिया था, इसीलिए वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव पर उन्होंने ये प्रथम पद दिया है। ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। 142 में है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत चट्टानें कौन सी हैं। पृथ्वी के धरातल पर 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, अवसादी और कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों में से एक का नाम बताना है कि जो धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत है। तो ऐसी चट्टानें हैं वो होंगी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें हैं वो धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत हैं, इसीलिए बहुत सी जगहों पर पेट्रोल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये निकलते हैं अलग अलग धरती के इलाकों पर से। 143 में विषय वस्तु को कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। कोई भी विषय वस्तु है उसको शिक्षक है वो कक्षा में किस तरह से प्रस्तुत करे, अंशता के साथ में, सोपानबद्ध, पूर्णता और क्रमभंग। तो शिक्षक के द्वारा जो प्रस्तुत की जानी चाहिए वो की जानी चाहिए पूर्णता के साथ में, पूर्ण रूप से है वो बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। 144 नंबर के सवाल में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कथनों में से सिर्फ सही कथन को बताना है। डोडो पक्षी व पहाड़ी क्वेल जीव विश्व में सर्वत्र पाए जाने वाले जीव हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2012 में मनाया गया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। जैव विविधता के ताप स्थल की अवधारणा सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी गई। तो इनमें से जो सही कथन है उसको हमारे को बताना है। जल्दी से आप इन सब जो ऑप्शन है उनको देखें और बताएं कि आपके द्वारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प डी। जैव विविधता के ताप स्थल की अवधारणा सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स के द्वारा दी गई थी। डोडो पक्षी और पहाड़ी क्वेल हैं, जैसे ऑप्शन में ए में दिया है डोडो पक्षी और पहाड़ी क्वेल हैं, वो विश्व में सर्वत्र नहीं, वो दुर्लभ हो चुके हैं या विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं, ऐसे जीव हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष है वो 2012 में नहीं 2010 में मनाया गया था। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, वो उड़ीसा में है। फिर 145 में है कि पर्चा प्रतिमान का विकास किया था। पर्चा प्रतिमान है उसका विकास किसने किया था। विल्मन ने, कोलर ने, जोसेफ सकबाब ने, सचमैन ने। तो पर्चा प्रतिमान है उसका विकास किया था रिचर्ड सकमैन ने। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 146 में प्रम्बन की घाटी में स्थित लारो जंगरंग मंदिर कहाँ स्थित है, जिसमें 8 मुख्य मंदिर सहित शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। प्रम्बन की घाटी में स्थित लारो जंगरंग मंदिर, ये मंदिर का नाम दिया है, और इसमें 8 मुख्य मंदिर भी हैं और वहां पर शिव की मूर्ति भी बनी हुई है। ये मंदिर कहाँ है, बर्मा, जावा, अंकोरवाट, श्रीलंका। तो ये जो मंदिर है ये था जावा इंडोनेशिया में। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वहां पर यह मंदिर बना हुआ है। 147 में एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के नाम से भी जानी जाती है के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे कि सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे ऑप्शन है समाज में शांति का आधार बने, परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रहे, नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण करे, सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प ए, समाज में शांति का आधार बने। ये एकदम से सही उत्तर इस प्रश्न का होगा। 148 में है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है कि किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कौन से मूल अधिकारों में वर्णित है ये बात कि किसी भी शिक्षण संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में, यहां पर थोड़ा सा मैंने लिखना रह गया है, किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह आपको बताना है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। तो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी सरकारी शिक्षण संस्थानों में, वो है अनुच्छेद 28। डी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा।
149 में है कि प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च, 16 अगस्त, 16 सितंबर, 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। सी विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। अंतिम 150 नंबर सवाल है वो है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से की है, वह है। तो नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा है उसकी तुलना ही महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से की है। ये करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा है उसकी नेपोलियन की एल्बा से पेरिस तक की यात्रा से उसकी तुलना की है। तो साथियों इस तरह से ही आपके 150 प्रश्न पूर्ण हो चुके हैं। अब आपको एकदम ईमानदारी से आपको बताना है कि आपके 150 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः शुद्ध एवं सटीक उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 150 में से कुल कितने सवाल सही हुए हैं। और ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट हैं वो रीट के आपके समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाले निशान को भी दबा देना है ताकि नोटिफिकेशन की सूचना है वो आपको तुरंत मिल सके। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।